हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अस्थमा एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी कि अस्थमा क्या होता है और इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्टली हम लोग इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जो अस्थमा होता क्या है। तो इसमें दे रहा है अस्थमा में सांस लेने में परेशानी होती है और साथ में घुटन महसूस होती है क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाती है। इसमें बार बार तेज़ खांसी होती है जिससे लंग्स में जमा कफ निकल जाए। यानी कि अस्थमा में मेनली हम लोग का इंट्रोडक्शन में यही बोल रहा है कि अस्थमा में जो भी पर्सन अस्थमा से सफ़र करता है उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होता है और उसको साथ में घुटन भी महसूस होता है, यानी कि वो कंफर्ट फील नहीं करता है। जी, यह क्यों होता है? सांस लेने में दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो नैरो हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है। और अस्थमा में तेज़ खांसी भी होता है क्योंकि जो लंग्स में कफ जमा रहता है बाहर निकल जाए। हम लोग का ओवरऑल इंट्रोडक्शन में यही दिया था। इसका कॉजेज डिस्कस करेंगे। अस्थमा का कॉजेज क्या है? दे रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस मुख्यतः निम्न कारणों से होता है, यानी कि बहुत सारा कॉजेज है। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाती है जिससे गहरी सांस लेने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नैरो हो जाता है उसके चलते जो पर्सन सफ़र करता है अस्थमा से उसको सांस लेने में दिक्कत होता है, यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होता है। नेक्स्ट हम लोग का ब्रोंकियल ट्यूब में म्यूकस का जमा हो, यानी कि जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है उसमें म्यूकस जमा हो जाता है जिसके कारण जो पर्सन होता है उसको सांस लेने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट है हम लोग का ब्रोंकियल ट्यूब और म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लाम्ड होना, यानी जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का कॉजेज में ही कंटिन्यू किया है। उतना सारा कॉजेज था, उसके अलावा भी कुछ कॉजेज है जैसे कि एलर्जी होता है किस पर्सन, तो उसके चलते भी हो सकता है अस्थमा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के चलते भी हो सकता है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसमें अगर ज़्यादा डस्ट है या इन्वायरमेंट ऐसा है जो एलर्जी कॉज कर सकता है तो उसके चलते भी अस्थमा हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल बैक्टीरियल या कोई भी एलर्जिक इन्फेक्शन, तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है अस्थमा। नेक्स्ट हम लोग का ब्रोंकाई के आसपास के मसल्स में स्पाम, यानी कि जो ब्रोंकाई के आसपास जो मसल्स होता है और उसमें स्पास में हो जाता है तो उसके चलते भी अस्थमा कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग का है साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है। तो दे रहा है ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी, यानी कि जो पर्सन अस्थमा से सफ़र करता है उसको सांस लेने में दिक्कत होता है। ये बहुत ही कॉमन कॉज है और ये ज़्यादातर नाइट में होता है। नेक्स्ट हम लोग का ब्रीथिंग के दौरान वीपिंग साउंड सुनाई देना, यानी कि और कोई पर्सन ब्रीथिंग लेता है तो उसके साथ वीजिंग साउंड सुनाई देता है। वीजिंग साउंड क्या है? यानी कि जो गड़गड़ाहट का आवाज़ होता है वो सुनाई देता है। नेक्स्ट हम लोग का ब्रीथलेसनेस, यानी कि उस पर्सन का सांस फूलने लगता है। रैपिड फास्ट ब्रीथिंग होने लगता है। नाइट के समय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होना या कफ, यानी कि इतना सारा कॉजेज था, सॉरी साइन एंड सिम्टम्स था हम लोग का। सांस लेने में दिक्कत, ब्रीथिंग के दौरान व्हीपिंग साउंड, ब्रीथलेसनेस, रैपिड फास्ट ब्रीथ, नाइट के समय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना और कफ होना। नेक्स्ट हम लोग का इसी में कंटिन्यू किया है चेस्ट पेन और टाइटनेस। नेक्स्ट हम लोग का थ्रोट इरिटेशंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार होना और फैटिक, यानी कि चेस्ट पेन और टाइटनेस हो सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, सॉरी थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है और फैटिक इसमें दिख सकता है। नेक्स्ट इसका कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है, यानी अगर कोई पर्सन अस्थमा सफ़र कर रहा है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट है फैमिली में शांत वातावरण बनाए रखें क्योंकि अस्थमा में स्ट्रेस और इमोशनल टेंशन का मेन रोल है। यानी कि आप लोग जानते होंगे, ऐसे नॉर्मली आप लोग फील भी किए होंगे कि जब लोग टेंशन ज़्यादा होता है तो उस टाइम ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने लगता है। तो अगर कोई पर्सन अस्थमा से सफ़र कर रहा है और उसको इमोशनल टेंशन से या स्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है शांत रहने का प्रयत्न करें और खुले हवा वाले स्थान में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करें क्योंकि इससे लंग्स का म्यूकस लूज होता है, यानी कि
ट्राई करना है कि जो पेशेंट अस्थमा से सफ़र कर रहा है उसको शांत इन्वायरमेंट में रखें और उसको खुले वातावरण यानी कि खुला जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे ओपन एयर आ रहा होगा वहाँ पे उस पर्सन को रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्सन को बोलना है कि फ्लूइड इनटेक करने के लिए, क्योंकि जो म्यूकस होता है वाटर इनटेक करने से वो लूज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का एस्थैलिन के साथ नेबुलाइज करें और इसे कफ रिलीज होता है पानी में थोड़ा हनी डालकर दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा पिए, खासकर अस्थमा का अटैक हो। यानी कि एस्थैलिन के साथ नेबुलाइज करना है पेशेंट को, जिससे कि उसका कफ जो इकट्ठा हुआ है वो रिलीज होगा और पानी में थोड़ा हनी डालकर दिन में जितना बार नीड हो उस पर्सन को उस टाइम देना है। खासकर जब अस्थमा ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है उस पर्सन को, जैसे कि उस टाइम ब्रीथिंग और डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पर्सन को देना है पानी में थोड़ा सा शहद मिला के यानी कि हनी मिला के। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू किया है हम लोग का इंस्ट्रक्शंस में ही रिलैक्सेशन। अस्थमा के पेशेंट को रिलैक्स रहना चाहिए क्योंकि टेंशन के वक्त अस्थमा का अटैक ज़्यादा होता है, यानी कि उस पर्सन को रिलैक्स रखना है क्योंकि अगर पर्सन को ज़्यादा टेंशन होता है तो उस टाइम पे अस्थमा का जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है पर्सन को रेगुलर एक्सरसाइज करें जैसे कि योगा, स्विमिंग और प्राणायाम, यानी कि जिस पर्सन को अस्थमा हुआ है उसको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे जो भी उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हुआ है और थोड़ा डाइलेट होगा, जिसको योगा कर सकता है, स्विमिंग और प्राणायाम कर सकता है। और उस पर्सन को वैसा फूड नहीं देना है जो कि उसको एलर्जी कॉज कर सकता है, क्योंकि अगर एलर्जी होगा तो अस्थमा अराइज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग का ट्रीटमेंट दिया है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं अगर किसी पर्सन को अस्थमा हुआ है तो दे रहा है एस्थैलिन इनहेलर साल्ब्यूटामोल से 1 से 4 ट्यूब्स दिन में 4 बार इस्तेमाल करें, यानी कि जो एस्थैलिन इनहेलर होता है उसको 1 से 4 ट्यूब्स दिन में 4 बार इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है ब्रीथिन इनहेलर जिसका कंपोजिशन होता है टर्ब्यूटालिन, 1 से 2 ट्यूब सुबह शाम इसको यूज करना है। और टैबलेट 4 mg टैबलेट एस्थैलिन 4 mg जिसका कंपोजिशन होता है साल्ब्यूटामोल, इसको भी सुबह शाम यूज करना है। नेक्स्ट दिया है टैबलेट डेरिफाइलिन 150 mg यूज करना है। थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन सुबह शाम उसको यूज करना है। और टैबलेट ब्रिटेनाइल जिसका कंपोजिशन होता है टर्ब्यूटालिन सल्फेट सुबह शाम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल ट्रीटमेंट में इसमें यही दिया है कि एस्थैलिन इनहेलर एक दिन में 1 से 4 ट्यूब्स देना है और ब्रीथिलिन इनहेलर देना है 1 से 2 ट्यूब सुबह शाम। और टैबलेट एस्थैलिन 4 mg देना है, साल्ब्यूटामोल सुबह शाम देना है। और टैबलेट डेरिफाइलिन 150 mg देना है उस पर्सन को सुबह शाम। और टैबलेट ब्रिटेनाइल सुबह शाम देना है उस पर्सन को। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में ही कंटिन्यू किया है 3 टैबलेट एस्थैलिन 4 mg तथा टैबलेट, यानी कि अगर दिया है इतना सारा ट्रीटमेंट देने के बाद, ये आप लोग इरेज करिएगा इसको, यानी कि उतना सारा अगर ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो टैबलेट एस्थैलिन 4 mg और टैबलेट डेरिफाइलिन सिरप दी जा सकती है जिन्हें सुबह शाम दोपहर दिया जा सकता है तथा रिलीफ हो जाने पर एफओएफ यानी जब आवश्यकता हो तब दिया जाए, लेकिन उपयुक्त उपचार से आराम ना हो तो एस्थैलिन अथवा डिओलिन के साथ नेबुलाइजर किया जाना चाहिए। यानी कि और उतना सारा जितना पिछले स्लाइड में मैं ट्रीटमेंट है उससे भी आराम ना हो तो टैबलेट एस्थैलिन 4 mg तथा टैबलेट डेरिफाइलिन का सिरप दिया जा सकता है उस पर्सन को, जिन्हें सुबह शाम और दोपहर में दिया जा सकता है। और जब आराम ना हो यानी कि जब नीड हो उस पर्सन को तब भी दिया जा सकता है। और इस भी ट्रीटमेंट से अगर आराम ना हो तो एस्थाइलिन और डिओलिन के साथ नेबुलाइजेंस उस पर्सन को किया जाना चाहिए। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का इंजेक्शन डेरिफाइलिन 2 mg जिसका कंपोजिशन होता है थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन मांसपेशी में अथवा सीरम आगे लगाया, यानी कि इंजेक्शन डेरिफाइलिन 2 mg लगा सकते हैं उस पर्सन को। IM या IV हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी रिलीफ ना मिले पर्सन को तो हम लोग इंजेक्शन एमिनोफाइलिन 10 ml को डेक्सट्रोज 25% 100 ml में मिलाकर सीरम आग से फ्लो देना चाहिए। यानी कि इंजेक्शन एमिनोफाइलिन जो होता है 10 ml इसको डेक्सट्रोज में मिक्स करके उसको IV इन्फ्यूजन करके उसको स्लो चलाना है उस पर्सन को। नेक्स्ट है इसके साथ में ही हम लोग क्या क्या कर सकते हैं तो इंजेक्शन कॉट एस जिसका कंपोजिशन होता है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सिग्नेट 100 mg को सीरा मार्ग से स्टेट दी जानी चाहिए तथा सुबह शाम दिया जाना चाहिए। यानी कि जो इंजेक्शन कॉट एस होता है उसको सीरा मार्ग से हम लोग दे सकते हैं जब भी नीड होगा।
और इसको सुबह शाम दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का टैबलेट हिफोन 10, इसका कंपोजिशन होता है हाइड्रोकोर्टिसोन 10 mg एंड सुबह शाम ओरल दिया जाना चाहिए। यानी कि जो टैबलेट हिफोन होता है उसको सुबह शाम हम लोग ओरली दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर उपयुक्त सभी उपायों से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। जितना भी ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ लिए अगर उससे भी आराम नहीं होता है तो प्रिवेंटिव मेजर को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि टैबलेट मोन्टेक्स जिसका कंपोजिशन होता है मेनोटोलोकास्ट 10 mg होता है, रोजाना एक गोली 30 दिनों तक हम लोग दे सकते हैं। यानी टैबलेट मोन्टेक्स प्रिवेंटिव मेजर में आता है, जिसको रोजाना एक टैबलेट हम लोग 30 दिनों तक दे सकते हैं उस पर्सन को। नेक्स्ट है हम लोग का टैबलेट डकार्ड 6 यानी कि डिफेलो जो कार्ड जो होता है, यानी कि रोजाना एक गोली 10 दिनों तक दिए जाएंगे। टैबलेट डिकॉर्ड 6 होता है, उसको एक गोली 10 दिन तक दे सकते हैं। या साथ में और इसके साथ में ही स्टेरॉयड इनहेलर यूज किया जा सकता है, जैसे कि बैकलेट इनहेलर 100 mcg, यानी कि इसका कंपोजिशन होता है बैक्लोमेथासोन। यानी कि इसके साथ में डिकॉर्ड टैबलेट डिकॉर्ड 6 के साथ में ही स्टेरॉयड इनहेलर भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि बैकलेट इनहेलर 100 mcg यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का इनहेलर ब्यूडेट, जिसका कंपोजिशन होता है ब्यूडेफोनामाइड का 1 से 2 व्यू सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो इनहेलर ब्यूडेट है उसको सुबह शाम और दोपहर में 2 पुफ्स हम लोग यूज कर सकते हैं। नोट में दे रहा है एस्पिरिन अस्थमा के पेशेंट को कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर एस्पिरिन अस्थमेटिक पेशेंट को एलर्जी, यानी कि जो एस्पिरिन होता है उसको कभी भी नहीं देना अस्थमा पेशेंट को, क्योंकि एलर्जी हो सकता है एस्पिरिन के चलते। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था वह सबको समझ में आया होगा। तो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। और आपको अगर इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।